हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे माई चाइल्डहुड रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। ये आपकी बिहाइव बुक का 6th चैप्टर है। आपको इसके टाइटल से समझ में आ रहा होगा, माई चाइल्डहुड मतलब मेरा बचपन। किसका बचपन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर का एक्सट्रैक्ट है आपका ये चैप्टर। इस चैप्टर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बताया है कि वो बचपन में किस तरीके से रहे, उनके पेरेंट्स कैसे थे, उनका बचपन कैसे बीता, उनके फ्रेंड्स कौन कौन थे, है ना। वो जिस स्कूल में जाया करते थे वहाँ की मेमोरीज़ को उन्होंने याद किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि वो जिस जगह पर रहते थे वहाँ पे क्या था, बहुत अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, लेकिन इसके बावजूद सब लोग बहुत ही प्रेम और शांति से रहते थे, है ना। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने क्या बताया कि जब उन्होंने पहली बार पैसे कमाए तो उनको कितनी खुशी हुई। ये एक इंसिडेंट है, ये किस्सा, वो भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइन बाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। I was born into a middle class family, Tamil family, in the Iceland town of Rameshwaram, in the erstwhile Madras state। वो कहते हैं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, जो क्या है, जो कहाँ पर है? रामेश्वरम में है। रामेश्वरम क्या है? एक द्वीप है जिसको पुराने समय में क्या बोलते थे? अर्सवाइल यानी पहले क्या कहा जाता था? मद्रास स्टेट बोला जाता था। ठीक है। माई फादर जैनुलब्दीन, इनके पिताजी का नाम क्या था? जैनुलब्दीन। हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पोसेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। अब वो आगे बताते हैं कि मेरे जो पापा थे, उनके पिताजी, उनके पास ना तो फॉर्मल एजुकेशन थी, ना कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी कहीं पे, ना उनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत थी। ये सारे डिसएडवांटेज होते हुए भी वो उनके पास क्या था? ग्रेट इनेट था। इनेट मीन्स क्या होता है कि इनबॉर्न क्वालिटीज़ और फीलिंग्स किसी के नेचर में जो होती हैं, यानी वो कैसे थे? वो स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान थे और उनकी आत्मा कैसी थी? सच्ची थी और वो उदार थे। जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, उनकी जो आत्मा थी वो कैसी थी? उदार थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियम्मा। अब वो बता रहे हैं कि उनके पास एक हेल्पमेट भी थी। कौन थी हेल्पमेट? आशियम्मा। आशियम्मा कौन थी? उनकी माँ थी। तो बताते हैं कि उनके पास मेरी माँ आशियम्मा के रूप में एक आदर्श सहयोगी भी थी। ठीक है। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी fed every day, but I am quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our own family put together। वो आगे बता रहे हैं कि मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता कि कितने लोग ऐसे होते थे जो हमारे घर पे खाना खाते थे। हमारे घर के नहीं होते थे वो लोग, कहाँ के होते थे? बाहर के होते थे। उन लोगों को हमारे घर पे जो है खाना खिलाया जाता था। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो पता ही नहीं है कितने थे वो, ठीक है, जो हमारी फैमिली के नहीं होते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। अब वो आगे बता रहे हैं कि मेरे परिवार में इतने बच्चे थे, मतलब उनके और बहन भाई भी थे, तो कई बच्चों में से मैं एक था। मैं कैसा था? शॉर्ट था, यानी छोटा सा था, और जिसकी शक्ल कैसी थी? बिल्कुल अनडिस्टिंग्विश्ड, यानी साधारण सी थी, कोई ख़ास बात नहीं थी। और उसके माँ बाप कैसे थे? वो बहुत लंबे थे और सुंदर थे, यानी एक सुंदर और लंबे माता पिता के घर में मेरी साधारण सी शक्ल जैसे बच्चे का
जन्म हुआ था। वी लिव्ड इन अवर ancestral house which was built in the middle of the 19th century। अब हम जो है अपने एंसेस्ट्रल हाउस मीन्स पुरखों के घर में, है ना, जो परंपरा से चला आ रहा है, बाप दादाओं का घर कहते हैं, पुरखों का घर में रहते थे, जो कि कब बना था, 19th सेंचुरी में, यानी 19वीं शताब्दी के मिडिल में वो बनाया गया था। ठीक है। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और वो काफ़ी बड़ा और कैसा पक्का घर था, पक्का मकान था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और वो जो है ईंट और चूने का बना हुआ था, जो कि रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था। अब उन्होंने अपना एड्रेस बता दिया कि हम जो है कहाँ पर रहते थे, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में ये लोग रहा करते थे। ठीक है। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। अब ऑस्टर्स मीन्स क्या होता है, सिंपल एंड स्ट्रिक्ट एंड सेवियर, मतलब वो साधारण भी थे और स्ट्रिक्ट यानी डिसिप्लिन में रहते थे और बचत भी करते थे। तो मेरे कैसे फादर थे, वो सिंपल एंड स्ट्रिक्ट, अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो संयमी, है ना, डिसिप्लिन। पिताजी जो थे वो क्या करते थे, जो भी ऐसी चीज़ें थी इनएसेंशियल यानी अनावश्यक जो थी, जिनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, तो उन अनावश्यक चीज़ों को वो क्या करते थे, उनको अवॉइड करते थे। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं थी उनको ख़रीदने के लिए वो क्या कर देते थे, उनसे परहेज करते थे, मना कर देते थे कि भाई अब ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो इसे मत खरीदो, है ना, जिसकी ज़रूरत पहले है वो चीज़ खरीदो, ऐसा बोलते थे उनके पापा। ठीक है। ठीक है, आगे देखिए। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes। वो कहते हैं कि फिर भी भोजन, दवाइयाँ, कपड़े, सभी आवश्यक चीज़ें जो है उनको मिल जाती थी। देखो पापा उनके स्ट्रिक्ट थे, वो उनको बोलते थे कि जो भी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उनको नहीं लेना है, लेकिन जो चीज़ें आवश्यक थी जैसे कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, खाने की चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें उनको आवश्यक चीज़ें जो है मिल जाती थी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मैटेरियली एंड द इमोशनली। अब मैटेरियली मीन्स भौतिक चीज़ें, मतलब कहते हैं मैं ऐसा कहूँगा कि मेरा जो बचपन था वो कैसा था, बिल्कुल सिक्योर था, बिल्कुल सुरक्षित था, कि वहाँ पर जो है मटेरियली मतलब जो चीज़ें ज़रूरत की थी, भौतिक चीज़ें जो थी वो तो थी ही थी, और इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से भी बिल्कुल सुरक्षित था। ठीक है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड। अब वो आगे बता रहे हैं कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध जो है शुरू हो गया था, और मेरी आयु उस समय कितनी थी, 8 वर्ष की थी। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ टेमराइन सीड्स इरेप्टेड इन द मार्केट। अब वो कहते हैं कुछ रीज़न था जो मैं समझ नहीं पाया हूँ, कुछ कारण था कि जो मुझे कभी समझ नहीं आ सका, कि बाज़ार में जो इमली के बीज थे, टेमरन यानी इमली और सीड यानी बीज, यानी इमली के अंदर की जो गुठली होती है, कुछ लोग उसे चियाँ बोलते हैं, तो इमली के जो गुठलियाँ थीं उनकी मांग जो है अचानक से बाज़ार में पैदा हो गई। इरेप्टेडिन्स अचानक से किसी मांग का उठ जाना, तो बाज़ार में वो मांग बहुत ज़्यादा हो गई। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। अब बता रहे हैं मैं क्या करता था, मैं वो सीड्स जो थी इमली की जो बीज थे उनको इकट्ठा करता था और उन्हें मस्जिद वाली गली में जाकर एक प्रोविज़न स्टोर पर, प्रोविज़न मीन्स होता है जैसे परचूने की दुकान, उस पर जाके मैं बेच आया करता था। ऐसा वो वहाँ उस समय करते थे। आर डेज कलेक्शन वुड फैच मी अ प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। वो कहते हैं कि एक दिन की कमाई मुझे 1 आने की, प्रिंसली फैच यानी शाही रकम
प्राप्त हो जाती थी, यानी वो एक दिन में एक आना उससे कमा लेते थे। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in दीनामणि। अब दीनामणि क्या है? दीनामणि वहाँ उस समय का न्यूज़पेपर है। अब वो बता रहे हैं कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, यानी मेरे बहनोई जो थे, उनका नाम क्या था? जलालुद्दीन। वो मुझे जो युद्ध की बातें थीं वो बताया करते थे, यानी उसकी कहानियाँ सुनाया करते थे, और जिनको बाद में मैं दीनामणि जो पेपर था उसकी हेडलाइंस में ढूंढने की कोशिश करता था, यानी उस पेपर में वो पढ़ते थे कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनएफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा जो एरिया था, मतलब हम जहाँ रहते थे, वो कैसा था? आइसोलेटेड था, यानी बिल्कुल दूर था उससे, एकांत में स्थित होने के कारण क्या था? ये युद्ध से पूरी तरीके से अनइफेक्टेड था, यानी प्रभावित नहीं हुआ था युद्ध से। युद्ध हो भी रहा था तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा था जहाँ पर ये लोग रहते थे। बट सून इंडिया वाज फोर्स टू जॉइन द एलिड फोर्स एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। किंतु जल्दी क्या हुआ? भारत ने जो है संयुक्त सेनाओं के साथ शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा उन्हें। और क्या हुआ? क्या हो गया कि जो है इमरजेंसी जैसी स्थिति घोषित कर दी गई। अब देखो अलायंस फोर्स क्या होता है? अलायंस फोर्स से मतलब है कि वहाँ पर जब सारी सेनाएं, कहाँ द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तो युद्ध में पोलैंड है ना, बर्तनिया, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि की सभी सेनाएं जो जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध लड़ रही थी, वो सब जब एक साथ मिलके लड़ने लगी तो कैसी स्थिति आ गई? हमारे यहाँ इमरजेंसी जैसे हालात उस समय पैदा हो गए थे। ठीक है, अब जब ऐसी स्थिति हो गई तो क्या हुआ वो आगे बताएंगे क्या स्थिति पैदा हुई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। तो इसका पहला कैजुअलिटी क्या हुई? पहला आघात हमें क्या लगा? इस रूप में आया कि रामेश्वरम के स्टेशन पर गाड़ी की रुकना जो है बंद कर दिया गया, यानी उसका हॉल्ट जो है ख़त्म कर दिया गया। अब गाड़ी जो है उस स्टेशन पर, रामेश्वरम के स्टेशन पर नहीं रुकती थी। पहली ये चीज़, ये परेशानी आ गई सबसे पहली। ठीक है, ये आघात हुआ उन्हें। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोटी। अब जो न्यूज़पेपर थे उनके बंडलों को उनको क्या करना पड़ता था भाई? अब ट्रेन नहीं रुकेगी तो उनको बंडलों के रूप में बांधना पड़ता था और उन्हें चलती हुई गाड़ी से रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच में पड़ने वाली सड़क पर क्या कर दिया जाता था? फेंक दिया जाता था उन्हें। अब ये होने लगा जिससे वो वहाँ पर मिल जाएं। स्टेशन पर तो रुकती नहीं थी, तो उन्होंने क्या क्या करना पड़ा कि धनुषकोटी और रामेश्वरम के बीच में जो सड़क थी उस पर उनको चलती गाड़ी से पेपर्स के जो बंडल थे उनको फेंक दिया जाता था। ठीक है, दैट forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundle, and as if naturally। अब इससे मेरा जो भाई था, मेरा कज़िन ब्रदर था उनका शमसुद्दीन, वो रामेश्वरम में क्या करता था? वो न्यूज़पेपर बांटा करता था। तो इससे उसको क्या हो गया कि उसको वो बंडल पकड़ने के लिए किसी एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ी, किसी एक सहायता करने वाले की ज़रूरत पड़ने लगी। ठीक है, तो ऐसा लगा। अब क्या हुआ? उसको ऐसी ज़रूरत थी तो क्या हुआ? आई फिल्ड द स्लॉट, शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट रैंक। और उसको ज़रूरत थी तो ऐसा लगा मानो मैंने जो है उस स्लॉट को भर दिया हो, यानी जो रिक्त स्थान था उसको ज़रूरत थी किसी हेल्पिंग हैंड की और मैंने वो स्लॉट भर दिया, यानी स्वाभाविक रूप से मैं वहाँ जाके फिट हो गया, यानी मैंने उसकी मदद की। ठीक है, अब वो उसका हेल्पर बन गए। ये अब्दुल कलाम जाके अपने भाई के हेल्पर बने। तो क्या हुआ देखिए आगे फिर। आई फिल्ड द स्लॉट, शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेज। और शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली वेजेज यानी पहली जो उनकी मजदूरी थी, उनकी पगार थी, उसको प्राप्त करने में उनकी सहायता की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, हाफ सेंचुरी मीन्स यानी 50 ईयर, यानी 50 साल के बाद। अब वो जब लिख रहे हैं तब सोच रहे हैं इस चीज़ को।
50 साल के बाद आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैं अब भी गर्व की उस लहर को महसूस कर सकता हूँ जो पहली बार स्वयं अपने पैसे कमाने में मुझे महसूस हुई थी। यानी उस समय उनको पैसे कमा के जो गर्व हुआ था, वो जब अपनी बायोग्राफी को लिख रहे हैं तभी भी वो उस चीज़ को सोच के अपना गर्व महसूस कर रहे हैं। उनको खुशी हो रही है कि मैंने अपनी मेहनत से पैसे कमाए थे। ठीक है। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स into specify socio-economic and emotional environment। अब आगे बता रहे हैं कि हर बच्चा किसी न किसी विशेष सामाजिक और आर्थिक भावनात्मक वातावरण में कुछ अपने इनहेरिटेड मतलब होता है कि अपने वंशानुगत यानी अपने पैतृक गुण लेकर पैदा होता है। मतलब उसकी माता पिता के, उसके पूर्वजों के गुण उसमें आते हैं। वो कहते हैं एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। अपने पैतृक गुणों के साथ हर बच्चा पैदा होता है। इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक का मतलब हो गया सामाजिक और आर्थिक। ठीक है। एंड इमोशनल एनवायरनमेंट और भावनात्मक वातावरण में अपने कुछ पैतृक गुणों के साथ हर बच्चा पैदा होता है। क्लियर। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। तथा और क्या होता है, कुछ अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के कुछ विशेष बातों को वो सीखता है। अथॉरिटी, अब बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी से मतलब क्या है, देखो ट्रेंड मतलब वो सीखता है, ट्रेनिंग लेता है। सर्टेन वेज यानी किसी निश्चित तरीके से। बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी यानी या तो अपने माता पिता के गुण आएंगे उसमें, या अपने टीचर से सीखेगा, या अपने बड़ों से सीखेगा। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर बच्चा जो है व्यक्तियों से कुछ विशेष बातें सीखता है। अधिकार प्राप्त से मतलब फिगर ऑफ अथॉरिटी मानी यानी उसके माता पिता, उसके बड़े भाई बहन, उसके टीचर्स, उनसे कुछ ना कुछ वो गुण सीखता ही है। आप भी तो सीखते हो ना, मम्मी कैसा कर रही हैं, पापा कैसे कर रहे हैं, आपके टीचर आपको क्या सिखा रहे हैं। तो ऐसा ही वो यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। वो बता रहे हैं कि मैंने अपने पिता से ईमानदारी तथा क्या सीखा, डिसिप्लिन सीखा, सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है। अपने आप को स्व अनुशासन जिसे कहते हैं। ठीक है, ये इन्होंने सीखा। और आगे देखिए बताते हैं मम्मा से क्या सीखा होगा उन्होंने अपनी। डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ एंड गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब क्या सीखा मम्मी से उन्होंने, अपने पिता से तो ईमानदारी सीख ली उन्होंने, डिसिप्लिन सीख लिया, है ना। अपनी मम्मी से मुझे उनका अच्छाई में विश्वास और गहरी दया भावना प्राप्त हुई। ठीक है, ये उन्होंने सीखा। और इसी प्रकार ये चीज़ें मेरे तीनों भाइयों और बहनों को भी प्राप्त हुई। मतलब जो जो उन्होंने सीखा वो सब चीज़ें अपने मम्मी पापा से उनके भाई बहन ने भी सीखी। ठीक है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अब बता रहा है कि मेरे बचपन में मेरे 3 क्लोज फ्रेंड थे, रामानाथ शास्त्री, अरविंद एंड शिव प्रकाशन। अब 3 कौन कौन से उनके बचपन के 3 मित्र थे, आपको याद रखना है, ये रामानाथ शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन। ठीक है, ये 3 उनके मित्र थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये तीनों लड़के, ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है रूढ़िवादी, ये तीनों ही लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों के बच्चे थे। यानी बिल्कुल कट्टर हिंदू जिसे कहते हैं, इस तरीके के थे। एज चिल्ड्रन none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringings। अब बता रहे हैं कि बच्चों के रूप में हम में से कोई भी अपने धार्मिक अंतरों, मतलब जो भी धर्म की उनका डिफरेंस था उसकी वजह से, या उनका जो भी अपब्रिंगिंग यानी उनका जैसे पालन पोषण हुआ था उसके कारण इनके बीच में कभी भी कोई भी अंतर उन्होंने महसूस नहीं किया। कि मतलब उनकी फैमिलीज़ की वजह से या उनके पालन पोषण का तरीका अलग है, भाई हिंदूज़ में अलग होता है, मुस्लिम्स में अलग होता है, तो ऐसा कुछ भी उन लोगों के बीच में नहीं था। उन्होंने कभी भी कोई भी अंतर महसूस नहीं किया। ठीक है, अपब्रिंगिंग मीन्स होता है उनका पालन पोषण। ठीक है। In fact,
रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और वास्तव में रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, जो कि रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। रामेश्वरम के मंदिर के बारे में आप सबने सुना होगा, कितना बड़ा मंदिर है वो। तो वहाँ के उनके पिताजी मुख्य पुजारी थे। फिर भी कोई डिफरेंस नहीं था बच्चों के बीच में, ठीक है। लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। तो बता रहे हैं कि पहले तो उनके पिताजी थे वहाँ के, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर की पुरोहिताई जो है प्राप्त कर ली थी। यानी जो पुरोहिताई थे, पुरोहित थे वो वहाँ के, वो उनके, ये कौन बन गए फिर, ये इनके जो मित्र थे। क्या नाम था मित्र का? रामानंद शास्त्री, पक्षी शास्त्री के बेटे रामानंद शास्त्री फिर वहाँ के पुजारी बन गए, ठीक है। देखिए, अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स एंड शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द साउदर्न रेलवे। अब उनका जो दूसरा मित्र था अरविंदन, वो जो है वहाँ रामेश्वरम आने वाले तीर्थयात्रियों को लाने ले जाने का, यानी ट्रांसपोर्ट का उन्होंने काम कर लिया, प्रबंध करने का व्यापार शुरू कर दिया। और शिव प्रकाशन ने क्या किया, साउदर्न रेलवे में यानी दक्षिण रेलवे में भोजन के लिए सामग्री जुटाने वाले वो कौन बन गए, कैटर बन गए। कैटरिंग का बिजनेस कर लिया उन्होंने, मतलब अपना, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी। कल्याणम मीन्स क्या होता है, विवाह। तो श्री सीताराम कल्याणम एक एनुअल फंक्शन था उनके यहाँ, ठीक है, वार्षिक उत्सव जिसे कहते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। अब वो बता रहे हैं कि जिस समय एनुअल फंक्शन हुआ करता था, सीताराम कल्याणम यानी सीताराम विवाह का एक एनुअल फंक्शन होता था वहाँ पे, है ना, यानी वार्षिक उत्सव होता था। तो क्या होता था, एक विशेष प्लेटफॉर्म वाली एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया जाता था नाव पर, ठीक है। तो वो जो नाव थी, विशेष प्लेटफॉर्म वाली जो नाव थी, उसका अरेंजमेंट कौन करता था, इनकी फैमिली करती थी, है ना। उस नाव के ऊपर वो जो भगवान श्री राम की मूर्तियों को मंदिर से उस कहाँ तक ले जाते थे, जहाँ पर वो विवाह होता था, मैरिज साइट यानी जो विवाह स्थल होता था, वहाँ पर उन मूर्तियों को ले जाया जाता था। किस पे ले जाया जाता था, एक नाव पे, एक विशेष नाव थी जिसका प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, और वो नाव तैयार कौन करता था, इनकी फैमिली तैयार करती थी, ठीक है। आगे देखिए क्या बताते हैं वो, देखिए, मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वाज नियर आवर हाउस। अब ये जो राम तीर्थ था, जिसको जहाँ पर मैरिज स्थल जो था, जहाँ पर मैरिज साइट थी, वो उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे राम तीर्थ, और वो इनके घर के पास में स्थित था, ठीक है। भगवान राम सीता इनकी मूर्तियों को मंदिर से उस विवाह की जगह पर ले जाया जाता था, जो कि हमारे घर के पास में ही थी, और राम तीर्थ नाम के एक तालाब के मिडिल में स्थित थी, ठीक है। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली। अब वो आगे बताते हैं कि रामायण और प्रॉफिट मीन्स मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद जो हैं, तो बताते हैं कि रामायण और मोहम्मद के जीवन की जो भी स्टोरीज़ थी, जो भी घटनाएं थी, उन्हें मेरी मम्मी, मेरी दादी, ठीक है, वो हमारे परिवार के बच्चों को बेड टाइम यानी रात को सोने के समय सुनाते थे। बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती है ना, तो वो राम सीता की कहानी भी सुनाते थे और पैगंबर मोहम्मद की कहानियाँ भी सुनाई जाती थी, लेकिन बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता, सारी कहानियाँ बच्चों को उस समय सुनाई जाती थी, ठीक है। आगे देखिए, वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। अब वो बताते हैं कि एक दिन जब मैं रामेश्वरम के एलिमेंट्री यानी प्राइमरी स्कूल में
5वीं कक्षा में था, 5th स्टैंडर्ड पढ़ते थे वो। अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास, तो हमारी क्लास में जो है एक नई टीचर आए, ठीक है। आई यूज़ टू वियर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम, मैं जो है एक टोपी पहना करता था जो जिससे ये मालूम पड़ता था कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। तो मैं एक कैप पहना करता था। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा ही पहली सीट में रामानंद शास्त्री के बगल में बैठा करता था। बच्चे बैठते हैं ना अपने दोस्तों के पास, तो वो भी अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, ठीक है। हु एंड आई ऑलवेज सैट इन द नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री हु वोर द, ये देखिए ये बोर्ड के बारे में हम बात की थी, वो ये बोर्ड है विशेष, इसमें स्पेशल प्लेटफॉर्म है। हु वोर अ सेक्रेड थ्रेड, और वो जो रामानंद शास्त्री थे वो एक सेक्रेड थ्रेड यानी एक पवित्र धागा पहना करते थे। पवित्र धागा क्या मतलब, जनेऊ, है ना, पवित्र धागा पहना करते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक आ हिंदू प्राइस्टेड सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, अब वो जो नया टीचर आया था उसको जो है पेट में दर्द हुआ। क्या हुआ उसके पेट में कि जो एक मुसलमान लड़का एक हिंदू पुरोहित लड़के के साथ बैठना जो है वो सहन नहीं कर सका, उसके पेट में दर्द होगा। ये देख के ये क्या हो रहा है कि मतलब एक मुसलमान लड़का और हिंदू पुरोहित लड़के के बगल में बैठा हुआ, ये चीज़ उसे अच्छी नहीं लगी, ठीक है। इन अकॉर्डेंस with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench। अब आगे बताते हैं कि हमारा जो भी सोशल रैंकिंग थी, यानी हमारे जो सामाजिक दर्जे थे, उसके मुताबिक जो नया टीचर आया था उसने क्या समझा, उसने क्या कहा, मुझसे कह दिया कि जाके तुम पिछली वाली सीट पे बैठ जाओ, ऐसा बोल दिया उसने। जाओ और जाके कहाँ बैठ जाओ, पिछली वाली सीट पे जाके। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट एंड द बैक बेंच, उसने बोला जाओ पिछली वाली सीट पे बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत उदास हो गया मैं कि मतलब अब ये क्या बोल रहे हैं मुझसे। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और ऐसा ही रामानंद शास्त्री को भी लगा, वो भी बहुत उदास हो गया, उसे बहुत बुरा लगा ये देख के। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। डाउनकास्ट मतलब बहुत दुखी, बहुत डिप्रेस हो गए, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो बहुत दुखी हुआ, बुरी तरह से निराश हो गया वो। तो मतलब जितना मैं दुखी था और ऐसे ही रामानंद भी डाउनकास्ट यानी बहुत दुखी दिखाई दे रहा था बुरी तरीके से। जब मुझे पिछली सीट पे ले जाके बिठाया जा रहा था तो रामानंद बहुत ज़्यादा निराश था और वो बहुत दुखी हो गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग when I shifted to the last row left a lasting impression on me। जब मुझे अंतिम पंक्ति में अंतिम वाली लाइन में भेज दिया गया तो उस समय की उसकी जो रोती हुई शक्ल थी ना, उसने मेरे ऊपर एक ऐसा प्रभाव छोड़ दिया, वो इम्प्रेशन मुझे याद रहा। होता है ना, कभी कोई बहुत दुखी हो, हम उसे छोड़ के आए तो हम क्या कहते हैं, उसकी वो रोती हुई शक्ल हमें अभी तक याद आ रही है। तो ऐसा ही उनके साथ हो रहा था कि वो जो दोस्त उनको देख रहा था रोते हुए जब वो पिछली सीट पे जा रहे थे, तो उनका वो इम्प्रेशन, वो शक्ल रोती हुई उनके ऊपर बहुत बड़ा उसने प्रभाव डाला, ठीक है। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद हम घर चले गए और जो भी इंसिडेंट हुआ था, जो भी घटना हुई थी, उसके बारे में जाके हमने अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को सारी बात बता दी, ठीक है। लक्ष्मण शास्त्री सम्मन द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलवाया, सम्मन मीन्स बुलवाना, उसको बुलवा भेजा। एंड इन अवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन। और हमारी प्रेजेंस में यानी हमारी उस उपस्थिति में उस टीचर से क्या कहा गया कि वो ये जो सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक इंटॉलरेंस यानी असहनशीलता का जो विष है वो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के मन में ना भरे, यानी ये धार्मिक भेदभाव, ये ऊंच नीच इन बच्चों के मन में ना डाले, ठीक है। इनइक्वालिटी यानी सामाजिक असमानता, कम्युनल इंटॉलरेंस यानी सांप्रदायिक
असहनशीलता इन बच्चों के मन में ना भरे, ये जहर इन बच्चों के मन में ना घोले। उन्होंने डांट लगा दी उनको। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर apology और क्विट द स्कूल एंड द आइसलैंड। उन्होंने टीचर से क्या कहा? ब्लंटली मतलब बिल्कुल दो टूक साफ शब्दों में कह दिया, बिल्कुल सी क्या बोल दिया उन्होंने कि या तो इन बच्चों से क्षमा मांगो और नहीं तो क्या करो, स्कूल और ये जो आइसलैंड है इसको भी, द्वीप को छोड़ के चले जाओ। मतलब यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है अगर इस तरीके का व्यवहार करोगे आप बच्चों के साथ में तो। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। टीचर ने ना केवल अपने वो जो उसने बिहेव किया था, जो बिहेवियर किया था, उसके लिए दुख प्रकट किया, बल्कि क्या किया उसने बिल्कुल डिटर्मिनेशन से दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो लक्ष्मण शास्त्री ने जो भी उसको समझाया है, जो भावना लक्ष्मण शास्त्री ने व्यक्त की है, वो जो टीचर था वो जो है अब सुधर गया। अब उसने जो है ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पर बिलीव कर लिया कि जो छोटे बच्चों के मन में ये भेदभाव नहीं डालना है, ये भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, जो टीचर था वो क्या हो गया? रिफॉर्म हो गया, बिल्कुल सुधर गया, और लक्ष्मण शास्त्री की जो बात थी वो उसने अच्छे से मान ली। ठीक है, देखिए ये टीचर इनको पढ़ा रहा है, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे बच्चे बगल में, ये बीच में आपके APJ अब्दुल कलाम बैठे हुए हैं और उनके मित्र बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए। वन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन द टर्म ऑफ द सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स होता है वर्ण व्यवस्था, है ना। क्या होता है? वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, है ना, ये जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है हमारे यहाँ। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब उन्होंने क्या बताया, आगे बता रहे हैं, वन द होल, कुल मिलाकर, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम का एक छोटा सा समाज, वॉज वेरी रिजिड द टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। छोटा सा जो समाज था वो डिफरेंट यानी अलग अलग सामाजिक वर्गों में बटे होने के संबंध में बहुत कैसा था? रिजिड था, बहुत अटल था। यानी जो समाज की व्यवस्थाएं बनाई गई थी उसमें वो बहुत ज़्यादा अटल था। ठीक है। हाउएवर माई साइंस टीचर, जो साइंस टीचर शिव सुब्रमणी, माई साइंस टीचर शिव सुब्रमणी अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, was something of a rebel। फिर भी मेरे जो साइंस के टीचर थे शिव सुब्रमणी अय्यर, उनकी वाइफ थी, कैसी थी? बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी ब्राह्मण। वो खुद भी एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और उनकी वाइफ कैसी थी? वो बहुत ही परंपरावादी, जैसे कहते हैं कंजर्वेटिव वाइफ, कंजर्वेटिव यानी परंपरावादी थी। तो उनके जो एक साइंस टीचर थे शिव सुब्रमणी अय्यर, एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ही परंपरावादी थी। ठीक है, फिर भी उन्होंने क्या किया? वॉज समथिंग ऑफ अ रिवेल। तो फिर भी उन्होंने एक प्रकार का विद्रोह था, मतलब वो ये चाहते थे कि ये जो भावना है ना, संप्रदाय वाली भावना कि तुम इस जात के हम उस जात के, तो इस चीज़ का वो विद्रोह करते थे। उन्हें ये ठीक नहीं लगता था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily। उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए अपना पूरा प्रयत्न किया ताकि जो अलग अलग पृष्ठभूमियों से लोग आ रहे हैं वो आसानी से एक दूसरे से मिलजुल सकें। किसने किया ये काम? उनके साइंस टीचर ने। क्या नाम था उनका? शिव सुब्रमणी अय्यर। ठीक है, उन्होंने कैसा काम किया? उन्होंने ये जो परंपराएं थी उनको तोड़ने का काम किया। ठीक है, जो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमियों से लोग आ रहे थे वो आसानी से एक दूसरे से मिलजुल सकें, ऐसा उन्होंने काम किया। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। अब वो आगे बता रहे हैं कि वो मेरे साथ कई घंटे बिताया करते थे और मुझसे क्या कहा करते थे? कलाम, मैं चाहता हूँ
कि तुम्हारा क्या हो, विकास हो, और इस तरह से हो कि तुम बड़े बड़े शहरों में ऊंची शिक्षा प्राप्त लोगों के साथ बराबरी के स्तर पर खड़े हो सको। हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़, यानी जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं, उनके साथ में तुम जाके खड़े हो सको, इतना विकास करो तुम। वो अक्सर मुझसे ऐसा कहा करते थे। अब देखिए आगे, अब वो एक और इंसिडेंट बताते हैं अपनी लाइफ का। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने, जो उनके टीचर थे, उन्होंने मुझे अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रण दिया, इनवाइट किया। ठीक है। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। अब जब उन्होंने उनको इनवाइट किया तो उनकी पत्नी जो थी वो इस विचार से ही क्या हो गई, घबरा गई, एकदम हॉरिफाइड हो गई कि एक मुसलमान लड़के को उनके घर में, जो उनका रिचुअल किचन, कैसी उनकी किचन थी, बिल्कुल विधि विधान द्वारा जो पवित्र की गई थी, है ना, ऐसे किचन में, ऐसे रसोई घर में उसको भोजन करने के लिए बुलाया जा रहा है, वो भी किसको, एक मुसलमान लड़के को। तो उनकी पत्नी जो है बहुत घबरा गई। ठीक है, उनको बुरा, अब क्या होगा भाई, उनको बुरा लग रहा था। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने मुझे अपनी किचन में खाना परोसने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये मुसलमान है, मैं इसे अपनी किचन में खाना नहीं दूंगी, यानी उन्होंने अपनी किचन में एंटर भी नहीं करने दिया उन्होंने। ठीक है। अब देखिए क्या होता है। शिव सुब्रमणी अय्यर वाज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hand and sat down beside me to eat his meal. अब देखिए आगे क्या हुआ कि उनकी पत्नी ने उनको मना कर दिया कि नहीं, एंटर नहीं कर सकते भाई ये। तो जो शिव सुब्रमणी उनके जो टीचर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ नाराज़ हुए, उन्हें कोई परेशानी महसूस ना हो, तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी पत्नी से बिल्कुल नाराज़ नहीं हुए, और इसके बजाय उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से मुझे खाना परोसा और मेरे भोजन करने के लिए मेरे साथ बैठ गए। ठीक है। बट इंस्टीड सबनी विद हिज हैंड एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। अपना खाना खाने मेरे बगल में बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। और उनकी पत्नी जो है किचन के दरवाजे से पीछे से हमें जो है देख रही थी। वो ये देख रही थी कि मेरे हस्बैंड कर क्या रहे हैं। ठीक है। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर मील। अब वो कह रहे हैं, मेरे को ये देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि क्या उन्हें जो है, जिनकी पत्नी थी, इस बात में कोई अंतर दिखाई दे रहा था कि जैसे कि मैंने चावल खाए, पानी पिया, फिर खाना खाने के बाद फर्श को साफ़ किया। आप एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, साउथ इंडिया में क्या होता है, खाना खाने के बाद जहाँ पर हम खाना खाते हैं वहाँ पर अगर कुछ फैल जाता है तो उस फर्श को उसी समय जो खाना खाने वाला है वो खुद ही साफ़ करता है। तो ये वहाँ का एक कस्टम है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि खाना खाने के बाद उस फर्श को जो मैंने साफ़ किया तो उसमें उन्हें कोई अंतर दिखाई दिया? कोई नहीं, जैसा सब लोग करते थे मैंने भी वैसा ही किया था। ठीक है। When I was leaving his house, जब मैं उनके घर को छोड़ के जा रहा था, मतलब खाना खाने के बाद जब जा रहा था, तो क्या हुआ, शिव सुब्रमणी अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तो जो मेरे टीचर थे शिव सुब्रमणी अय्यर, उनने अगले सप्ताह मुझे फिर से, अगले वीकेंड पर फिर से आकर उनके साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित कर दिया। उन्होंने कहा भाई फिर से हमारे संग आना और आप फिर से खाना खाना, ऐसा बोला उनको। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। अब वो क्या बोल रहे हैं, अब उन्होंने देखा कि भाई मेरी हिचकिचाहट है, हेजिटेशन मीन मैं हिचकिचा रहा था। मैंने कहा भाई इनकी पत्नी ने तो मुझे किचन में एंटर भी नहीं करने दिया, तो फिर अब ये फिर से बुला रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा हिचक रहा था। तो उन्होंने मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए मुझसे क्या कहा, उन्होंने क्या कहा मुझसे कि परेशान मत हो,
परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या कहा, जब एक बार तुम किसी भी प्रथा को बदलने का निश्चय कर लेते हो, है ना, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम कर लेते हो, तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। ठीक है। वेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, और जब मैं अगले सप्ताह उनके घर गया, फिर से मैं उनके घर गया, भाई उन्होंने बुलाया था नेक्स्ट वीक, तो क्या हुआ, शिव सुब्रमणी अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड। तो उनकी जो पत्नी थी वो मुझे अपने जो है किचन में, अपने रसोई घर में ले गई और मुझे अपने हाथों से भोजन परोसा। अब उनकी पत्नी में इतना चेंज आ गया कि उन्होंने पहले तो एंटर भी नहीं करने दे रही थी, और अब उन्होंने क्या किया, उनको घर में बुलाया भी और अपने हाथों से खाना भी खिलाया। ठीक है। देखिए ये नीचे पिक्चर दिख रही है, यहाँ पर वो खाना परोस रही हैं, ये बैठे हुए हैं हमारे APJ अब्दुल कलाम और ये उनके टीचर। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेट। अब क्या हुआ कि इमिनेट यानी बहुत जल्दी, कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, द्वितीय विश्व युद्ध था, वो समाप्त हो गया था और भारत को की जो स्वतंत्रता थी वो बहुत ही नज़दीक थी, बहुत जल्दी मिलने वाली थी। ठीक है। इंडिया विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय अपना भारत का निर्माण स्वयं करेंगे। डिक्लेयर्ड गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया, ये घोषणा कर दी उन्होंने। ठीक है, कि भारतीय अपने भारत का निर्माण स्वयं करेंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिस्ट, पूरा देश जो है एक अपूर्व आशावाद से भरा हुआ था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम। मैंने अपने पिता से रामेश्वरम से जाने और रामनाथपुरम के ज़िला का हेडक्वार्टर जो था, हेडक्वार्टर मीन्स जो उसका मुख्य केंद्र था, वहाँ पर पढ़ने के लिए यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनसे क्या किया, उनसे परमिशन मांगी, उनसे अनुमति मांगी कि मुझे वहाँ पर जाके पढ़ने दिया जाए। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. उन्होंने मुझे इस ढंग से कहा, बहुत ऊंचा बोल के, तेज बोले, और क्या कहा उन्होंने, अबुल मैं जानता हूँ कि तुम्हें डेवलप होने के लिए यानी विकसित होने के लिए जाना पड़ेगा, कि अगर तुम्हें विकसित होना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। ठीक है। अब वो आगे देखो एग्जाम्पल से समझाते हैं उन्हें। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। एक सीगल क्या होता है, सीगल एक समुद्री पक्षी होता है जिसका नेस्ट नहीं होता। तो वो क्या समझा रहे हैं, घोंसला नहीं होता, कि क्या समुद्री चिड़िया पूर्व से पश्चिम तक बिना आराम किए और बिना किसी साथी के अकेली उड़कर नहीं जाती है। ठीक है, अलोन विदाउट अ नेस्ट, और उसका कोई साथी भी नहीं होता, कोई घर भी नहीं होता, फिर भी वो जाती है ना। ही क्योटेड खलील जिब्रान टू माई हेसिटेंट मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स ऑफ डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। अब देखो, अब जो हेजिटेंट मदर मतलब उन्होंने मेरी हिचकिचाती हुई, मतलब माँ थोड़ा झिझक रही थी, हिचकिचा रही थी ना बच्चे को भेजने में, तो मेरी हिचकिचाती हुई माँ से खलील जिब्रान के शब्दों में कुछ कहा उन्होंने। खलील जिब्रान का एक कोटेशन देते हुए उन्होंने क्या बताया कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे स्वयं के जीवन उमंग के बच्चे और बच्चियाँ, यानी वो खुद की जो इच्छाएं हैं उनके बच्चे और बच्ची हैं वो। यानी ऐसा होता है, देखिए कि आप बच्चे हो, आपकी अपनी इच्छाएं हैं, है ना, अपनी आकांक्षाएं हैं, आप अपने मम्मी पापा के हिसाब से तो चलते हो, लेकिन आपके दिमाग में क्या है कि हमें ये बन रहा है, हमें ये करना है। तो ये बच्चे कैसे हैं, अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के भी बच्चे हैं। दे आर द सन्स
and daughters of life longing for itself. They come through you but not from you. वे तुम्हारे माध्यम से इस संसार में आए तो हैं लेकिन तुमसे नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व तुमसे नहीं है, उनका अपना एक अस्तित्व है. यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स. तुम जो है उन्हें अपना प्यार दे सकती हो लेकिन अपने विचार नहीं दे सकती हो. फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स. नहीं, क्योंकि उनके अपने अलग विचार हैं. ऐसा उनके पापा ने उनकी माँ को समझाया. तो यहाँ पर बच्चों ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.